श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, बहुत ही हर्ष के साथ आज अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमानों का आपसे परिचय करवा रहा हूं। साथियों, आपने राष्ट्र कवि नीरज जी का नाम सुना होगा। शायद ही कोई हिंदुस्तान का कवि, गायक या श्रोता ऐसा होगा जिसको कविता सुनने का शौक हो और उन्होंने नीरज जी को ना सुना। आज नीरज जी के सुपुत्र और उनकी बहू हमारे पास स्टूडियो में आए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं मैडम शकुंतला का, जो साधन बनी हैं इनको हमारे स्टूडियो में लाने के लिए। मैडम, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आपकी ही इंट्रोडक्शन से मैं चाहूंगा कि ये स्वयं अपना परिचय दें ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो इनसे रूबरू होकर इन्हीं की जुबानी सारी बात सुने। सर, आप अपना परिचय। स्वागत। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं देना चाहूँगा प्रीति जी को, मुकेश जी को, शकुंतला जी को। और शकुंतला जी से अकस्मात मेरी पत्नी रंजना का मिलना हुआ किसी कीर्तन में, और बात चली और मालूम पड़ा कि मैं यहाँ हूँ, नीरज जी का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम मिलते हैं। वो हमारे घर आई, बातचीत हुई और मुकेश जी ने आज हम लोगों को यहाँ बुलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं अपना परिचय क्या दूँ? वैसे मैं नीरज जी और मेरी माँ सावित्री देवी का पुत्र हूँ। 1952 में मेरा 1 जून 1952 को मेरा जन्म हुआ कानपुर में। और कानपुर में रहते हुए उस वक्त पापा ने फिर उसके बाद एमए किया। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन ही एमए का रिजल्ट आया था। तो पापा, मेरे चाचा जो हैं जिनकी अभी डेथ हुई, नारायण चाचा, वो अमेरिका में रहते हैं। वो हॉस्टल में रहा करते थे। तो वो पापा को बताने गए कि आप फर्स्ट आए हो, और पापा उनको बताने गए कि गुंजन हुआ। उस दिन मेरा जन्म हुआ। मतलब दो खुशियाँ एक साथ मिली। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, ये इसका भाग काफ़ी अच्छा है। उसी दिन अच्छी खुशी मिली है। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, शायद कुछ ऐसा था, क्योंकि उसके बाद पापा ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद वो वहाँ पे डीएवी कॉलेज में नौकरी की, फिर वो वालकट ब्रदर्स में नौकरी की, फिर वो मेरठ में आए, फिर टीएस कॉलेज, धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ आए, और फिर वहीं पे वो जम गए। तो 56 में पापा आ गए थे अलीगढ़, और 60 में उन्होंने वहाँ पे घर बना लिया था। तो वो भी हमारा घर अलीगढ़ में है। और बस ये है कि अब वहाँ कोई नहीं है, हम लोग जाते हैं, बस पापा की यादें रखते हैं। जी जी जी। तो मेरा परिचय, उसके बाद मैंने वहीं से इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी नौकरी ग्लासगो में भी लगी वहाँ पे, और बीएचएल में भी लगी। तो मैं पापा की वहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा उनके पास रहे। इकलौता बेटा था, तो मेरी बहन भी कोई नहीं, भाई भी कोई नहीं, तो उनका ये था कि भाई रहे। मगर जब मेरी बीएचएल में नौकरी लगी तो उन्होंने मुझे शहर जाने के लिए कहा कि तुम जाओ, अपना करियर बनाओ, कोई बात नहीं है। और अब मुझे लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था उसमें। जी जी। क्योंकि अब मुझे अपने जैसे बच्चे मेरे बाहर हैं जी, बेटा बाहर है अमेरिका में, बेटी यहाँ गुड़गांव में है, अकेलापन लगता है। तो उन्होंने कैसे उस अकेलेपन को मेरी माँ ने और फादर ने काटा, अब मुझे लगता है। यस। तो एक बहुत बड़ा त्याग किया उन लोगों ने, और मुझको जाने दिया, और मैंने अपना करियर बनाया। जी जी। और मैं 2000 मैंने फिर वहाँ बीएचएल ज्वाइन किया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। और वहाँ पे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में रहा, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट में, और आई रिटायर्ड एज ए जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट इन 2012। और उसके बाद से मैं अलीगढ़ हूँ। तो अलीगढ़ तो शायरों की खान शायर तो सुना है कि आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं।
नहीं, मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। उनके उस दौर पे हम आएंगे। पहले मैं पहले तो हमें शकुंतला आप ये मित्तल जी बताइए, से बिल्कुल। एक मिनट मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैडम से मिलने का जो इत्फाक हुआ बिल्कुल। और जो आपको अचंभा और खुशी हुई बिल्कुल। उसको आप जाहिर करें, तो कृपया आप इनका परिचय दीजिए और सर, जैसे किसी को खजाना मिल जाता है यस यस या किसी की लॉटरी खुल जाती हाँ, है, क्योंकि ये आप ही के कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल। वहीं उसी विला में रहते हैं बिल्कुल। जहां आप रहते हैं। तो जी। ये इतना आकस्मिक पर बहुत ही सुखद और आनंददायक संयोग था। यस यस मुझसे मेरा परिचय देने को कहा जा रहा था क्योंकि मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, हाँ और मेरा परिचय सुनकर रंजना जी ने यह समझा कि मैं निश्चित रूप से नीरज जी को जानती हूँ, पर मेरे लिए ये विश्वसनीय नहीं था कि मेरे आसपास श्रद्धेय इतने बड़े गीतकार गोपाल दास नीरज जी, यस उनका कोई संबंधी मेरे Yes. आसपास है। यस तो इन्होंने मुझे कहा आप हिंदी नहीं, उन्होंने पहले कहा कि मैं नीरज जी जो है वो मेरे ससुर हैं। अच्छा तो मैंने कहा नीरज जी यानी ऑर्किड पेटल में कोई होंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा आप हिंदी की है ना तो आप जानती होंगी। हाँ। तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगा। यस मैंने कहा क्या, मतलब मेरा Yes, वो जो yes. रिएक्शन था It was और वो taken जो aback. आश्चर्य था, हाँ। मतलब वो इतना था कि मैंने कहा क्या हाँ आप गोपाल दास नीरज जी, हाथ अपने आप जुड़ जाते हाँ कि गोपाल दास नीरज जी ऋषि गीतकार, यस उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा हाँ। या तो मैं, आप कहाँ रहती हैं? हाँ 11 नंबर विला में। हाँ मैं चलती हूँ आपके साथ, आपसे Yes. मिलूंगी Yes. और आपके हस्बैंड से भी मिलूंगी। यस और वो इतनी भीड़ थी कि ये कहीं खो गई। यस लेकिन मुझे इतनी उस लॉटरी को भुनाने की जल्दी थी हाँ। एंड कैश करवाना था कि मैं इनके विला में पहले पहुंच गई। यस क्या और बात मिलन प्रभात जी से क्या? मैंने कहा कि रंजना जी यही रहती हैं, हाँ। आप मिलन प्रभात जी। इन्होंने मेरा जितनी मृदु मुस्कान के साथ या बाहें खोलकर स्वागत किया। तो वो मैं कहती हूँ कि हमारे ऋषि गीतकार को मैं फिर से एक बार बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि आप समर्पित अगर करूंगी। कीर्तन में सबसे पूछ लेती ना तो सब जानते हैं उनको। Yes. बिल्कुल Yes. उनको किसी हिंदी वाले की जरूरत नहीं है। है, उनको सब जानते तो वो मेरे लिए बहुत, और फिर उसके बाद मुझे सबसे बड़ी जल्दी लगी कि रेडियो बूज यस जो कि नई प्रतिभाओं को भी मंच देता है और प्रतिष्ठित कवियों को, साहित्यकारों को, छुपी हुई प्रतिभाओं को, तो ये तो एक पूरे राष्ट्र के लिए शायद एक बहुत बड़ा या, सौभाग्य या। होगा। तो मैंने तुरंत आपसे संपर्क Yes. किया। रंजना जी, आपने देखा कि जहां नीरज जी जैसे व्यक्तित्व का जिक्र भी आता है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति अपना अहम छोड़ के पूरी तरह साथ के साथ, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप दें परिचय, क्योंकि जिस ढंग से ये इमीडिएटली आपके घर चले गए, आपसे मिलने को इच्छुक हुए, आपसे मिले, तो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं सर कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा है। वाह वाह। अब क्या? तो हर शख्स में तू ही नजर आने वाह, लगा वाह, है बहुत। और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का वाह। हुनर क्या बात है, बहुत बहुत। तो मैडम आपका पुनः तहे दिल से स्वागत कि आप आए हैं हमारे यहाँ, और ये सच में आपके बड़प्पन को दर्शाता है कि आपने सहर्ष ही इनके न्योते को स्वीकार किया और आज आप दोनों ने आके हमारे रेडियो के स्टूडियो को जो है वो हम सब लोग पूरा स्टाफ गदगद हैं इस बात से कि हम आज आपके सम्मुख आपसे रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल। तो शकुंतला जी, आप कृपया थोड़ा और इनसे अपनी बात जारी रखें, जी, फिर जी, हम जी। इधर भी आएंगे। जी बिल्कुल, रंजना जी को मैंने भजन गाते हुए सुना ओके ओके। और इतना मधुर था वो हाँ जी कि उस समय भजन में सब उन्हें सुन रहे थे। अचानक इनके वो गले में जरा लौंग फंसी और एक क्षण के लिए चुप हुए, तो
लोग चाहते थे इनको सुनना, तो इनकी पहले वाली वो जो स्थाई की पंक्ति थी वो दोहराते रहे कि वो फिर से अपनी पंक्ति पर आए, तो हम उन्हें पूरा सुने। और बहुत ही मधुर, मतलब जितना गायन मधुर है उतना ही स्वभाव मिलनसार, मृदुल और बहुत ही स्नेही। तो जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम ही है। और मुझे लगता है कि पिता के साथ साथ, क्योंकि इन्होंने 40 वर्ष के लगभग शायद हमारे गीतकार गोपाल दास नीरज जी को ससुर रूप में पाया है, तो वो सभी गुण, उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनका बड़प्पन, सब उन्होंने शायद आत्मसात कर लिया है। और आपको एक राज की बात, तो जी। हमारी जो मैरिज हुई है वो भी एक बहुत ही सडनली, मतलब इत्तेफाक जिसको कहते हैं, 1976 में मैं अपनी मदर के संग अलीगढ़ से आ रही थी। किसी, मेरा ननिहाल अलीगढ़ में है जी। अच्छा और मैं उस बस में चढ़ी। अच्छा मेरे को नहीं पता, हमारे फादर इन लॉ उन्होंने ना, नीरज जी ने मुझको देखा होगा जी। उस टाइम में 18 इयर्स की थी, ऐसी 19 इयर्स में तो मैरिज भी हो गई थी। जी, जी। तो उन्होंने, उनके संग और कवि थे, और उन्होंने कहा मैं जिससे गुंजन के अब मुझे नहीं पता मेरे में उन्होंने क्या ख्वाब मतलब देखा उस टाइम कि मेरे को ऐसी लड़की की तलाश है, मुझे अपने पुत्र वधू ऐसी लड़की बना दी। अच्छा। मुझे लगता है मुझे मिल गई। अच्छा ओके। उनको ज्योतिषी भी वो जानते थे जी। कुछ। अच्छा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोग सक्सेना कास्ट थे, मतलब ससुराल में भी, और चांस की बात है कि हम, मैं भी वही कास्ट की निकली। अच्छा उन्होंने, सबने कहा ये आपकी कास्ट की तो नहीं लग रही है, तो वो बोले कुछ भी हो पर ये मेरी बहू बनेगी, मुझे क्या लगता बात है। है। उन्होंने ये कहा, ये मेरे, अरे वाह। मुझे इसी लड़की और ये बनेगी। पर अचानक किसी अनजान लड़की से कैसे बात, पर होनी को कोई टाल नहीं सकता है। उनके पास एक मैगजीन थी, मैंने कहा अंकल, मैं नहीं पहचानी थी उस टाइम अच्छा। एक्चुअली क्या, मेरे फादर लॉयर जयपुर में, मैं जयपुर की हूँ, लॉयर थे। हम लोगों का उस टाइम तक इतना ज्यादा साहित्य की तरफ यहाँ रुझान नहीं रहा था। तो किसी ने मिलाया, मैंने उनसे मैगजीन मांगी, अंकल मुझे मैगजीन मिल जाएगी? वो तो इतने जैसे उनको कुछ, हाँ हाँ बेटा लो, तुम मेरे पास ही आकर बैठ जाओ, हम बैठ गए। ऐसे ही मतलब होता है ना, आप कॉलेज टाइम में अल्लड़पन और ये। जी। और हाँ, किसी ने मिलाया उनके संग और भी, आप इनको पहचानते नीरज? पापा का फेस मुझे बहुत आर्टिस्टिक लगा, तो मैंने यूं देखकर वो नमस्ते ऐसे करके मैंने ऐसे करा जैसे मैं जानती हूँ, मतलब मुझे कुछ लगा। और उन्होंने फिर मेरे से सब कुछ लिया। बातों बातों में पूछा कहाँ जा रहे हो, और उन्होंने, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती, महारानीज कॉलेज जयपुर में, वहाँ की जो इंग्लिश की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी वो इनकी मासी लगती। अच्छा ओके। उनका इन्फ्लुएंस दिया। हमने कॉलेज में लेक्चरर, बहुत बड़ी हाँ। चीज, वो भी हमारे, हम उस चक्कर में उनसे खूब बातें करते रहे, अपना सारा कुछ बताते रहे। और बोले बेटा मैं तो आता रहता हूँ, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उन्होंने मेरा कब एड्रेस नोट कर लिया मुझे नहीं पता। विद इन वीक उनका एक प्रपोजल लेटर मेरे डैडी के पास क्या आ बात गया। है। अच्छा तो मैं कॉलेज से आई, सब लोग चढ़े, किसी कवि से मिलकर आई थी, और ये है कोई कवि से, पापा किससे मिलाई? पापा उस टाइम मैरिज, मैं बीए में ही पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन ही कर रही थी। पापा ने यूँ पढ़ा, रख दिया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले मेरी बड़ी सिस्टर की एंगेजमेंट कर आए थे, उसमें बिजी थे। एक हमारे आंटी आई, सब लोग छेड़ रहे थे मुझे कि ये पता नहीं किस कवि से मिलाई और ऐसे करके। तब उन्होंने ना कि कौन है, जब पढ़ा, अरे मेरे पापा से बोले वकील साहब आप पूरा देखा अपने लेटर पर? तब सब अच्छा ये कारवा गुजर गया। अरे वाह तब पापा ने पूरा पढ़ा, फिर उन्होंने कहते अभी कहाँ, ये छोटी अभी मैरिज नहीं करनी। तो उन्होंने कहा नहीं आप उनको रिप्लाई तो दीजिए। तो पापा ने उनको थोड़े दिन बाद, पापा भी रिप्लाई दिया ही था, मेरा फादर इन लॉ, पापा मतलब नीरज जी हमारे घर आ गया अचानक। क्या बात है। और मुझे देखा, हाँ यही लड़की मैंने देखी थी। और मेरे फादर से बोले कि वकील साहब मुझे ये लड़की चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा बस ऐसे हम लोगों की मैरिज अरे हो। वाह, क्या मतलब बात पता चलता है कि Yes, अपनी क्या गीतों बड़प्पन, और क्या। कविताओं से समाज और जन के दिलों में उतरने वाले बड़ी गहरी नजर रखते थे। उन्हें पता था कि ये लड़की मेरे घर के लिए और मेरे बेटे के लिए और बिल्कुल उनकी सही है। एक मैंने लेटर भी बहुत अच्छा उन्होंने मेरे को लिखा हुआ है
बहुत अच्छा, मतलब वो चीज़ मैंने बहुत संभाल कर रखी हुई है। उन्होंने मेरे को बहुत मैंने मतलब ये लिखा कि मैं तुम जैसी बहू को पाकर धन्य हो गया। वाह। और बहुत कुछ इस आत्मीयता तो तुम सबकी लुक आफ्टर करते हो, वो चीज़ मैंने उनकी याद में अच्छा। अपनी सजो कर रखी हुई है। बहुत खूब, बहुत। तो श्रोताओं, देखा आपने, आज हम आपसे वो बातें परिचित करवा रहे हैं जो शायद ही किसी और पुस्तक या ग्रंथ में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत निजी जीवन से संबंधित सारी बातचीत है। तो रंजना जी, क्योंकि शकुंतला जी ने आपकी भजन की बहुत तारीफ करी है, तो मैं समझता हूँ कि मूक ढंग से हमारे श्रोता मुझसे ये कह रहे हैं कि पहले वो भजन भी तो सुनवाओ जिसकी इतनी तारीफ हो चुकी है। जी, बहुत खूब, स्वागत है आपका। अब भजन या तो कोई नहीं, एक अच्छा, मैं 2 लाइन, हाँ, 2 पंक्तियां सुनाइए आप। दूसरा वही वचन सुनाओ या दूसरा सुनाओ? आपकी जो मन करे। हाँ, चंचल मन नित ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम हरि ओम। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम जपा कर, ओम। बहुत बहुत। तो रंजना जी, आपने जयपुर से अपनी एजुकेशन पूरी करके पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया? नहीं, मेरे ग्रेजुएशन में ही मेरी मैरिज हो गई ओके, थी। ओके। और उसके बाद फिर मेरे बच्चे, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि उनको एक आइडियल वो भी चाहिए थी कि सबको लुक आफ्टर करें, तो बस आगे ऐसे पढ़ाई कर नहीं पाए थे। Okay. बट मैं एक एज ए हाउस वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ, और ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ओनली डॉटर इन लॉ होने की वजह से थी, जी। तो उसमें ही मैं बिजी रही थी। बहुत खूब, बहुत। मेरे 2 बच्चे हैं, जी। एक बेटा है, एक बेटी है। जी। बेटा बड़ा है, वो आजकल यूएस में है, एमबीए उसने भी किया, उसने इंदौर से किया। और जी। बेटी मेरी स्टीफन से मैथ्स ऑनर्स किया, सेंट ओके, स्टीफन से, ओके। एंड आईएफटी से उसने एमबीए किया। और अब वो इस टाइम गूगल्स के साथ वर्क कर रहा है। क्या बात। तो आपने गृहस्थी में रहते हुए अपनी बहुत सुंदर कविता, गजल, सब कुछ आपने गृहस्थी में रहते हुए कर दिया। कर लिया, बिल्कुल अपने कृतित्व से, Yes. अपने कामों से, सेवा से आपने सब कुछ किया, दिल जीत लिया आपने इतने बड़े गीतकार का। Yes. और उनके पुत्र तो का भी। रंजना जी, जो कि नीरज जी की भी प्रथम दृष्टि में ही इस तरह से भाई हुई रही हैं कि हमने इनका परिचय तो अपने श्रोताओं को दे दिया। तो सर, सिंस शी इज योर बेटर हाफ, नाउ वी टर्न टू यू, और हम ये जानना चाहेंगे कि आपने साहित्य की तरफ और नीरज जी की छत्र छाया में रहते हुए आपने क्या क्या पाया, क्या क्या गुड़ा, और उसको फिर आगे आपने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। क्या था कि घर पे साहित्यिक माहौल तो रहती था जी, रोजाना शाम को गोष्ठी होती थी जी, लोग आ जाते थे अपनी नई कविताएं सुनाने के लिए जी, जैसे राही मासूम रजा वही यूनिवर्सिटी में थे जी, शहरयार साहब वो भी वहीं थे एक रविंद्र भ्रमर हुआ करते थे जी वो जी भी जी वहीं हाँ, थे बिल्कुल। ये सारे लोग शाम को बैठते थे अरे वाह। और फिर बातें हुआ करती थी तो उस वक्त राही मासूम रजा की आई थी 1857 करके संग्रह आया था ठीक, उसके बाद ही वो फिल्मों में गए थे हम्म। पापा फिल्मों में चले गए थे हाँ, तो पापा का कहना ये था कि हर एक आदमी को हर एक जो भी गीतकार हो उसको आना चाहिए फिल्मों में लिखने के लिए हाँ, जी जी क्योंकि इसकी विधा बिल्कुल अलग है और जो पॉपुलैरिटी आपको मिलती है जी हाँ। फिल्मों के गीतों फिल्मों के गीतों से हम्म,
उसमें क्या है, वो कहते थे कि देखो मुझे पढ़ते हैं लोग, साहित्य वाले लोग पढ़ते हैं, हम्म। वो लोग मुझे जानते हैं। Yes. मगर अगर मैं फिल्मों में गीत लिखता हूँ तो एक रिक्शा वाला भी जानता नहीं Yes. है, बिल्कुल, वो मेरे गीत गुनगुनाता है। हाँ, और तो- मैंने सुना है कि फिल्म रिलीज होने से पहले आपके पापा के गीत हिट हो जाते थे, हाँ। Yes. सारी दुनिया के जुबान पे आ जाते थे। तो उसमें माहौल तो बहुत अच्छा था, जी और शुरू में मैं पापा के साथ जाता था प्रोग्राम्स में। मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। हम्म, 1964 में लाल किले में शास्त्री जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, अच्छा, तो उनकी बेटी ने कुछ सुनाया था, जी तो गोपाल दयाल व्यास जी मैं उनको ताऊ बोलता था, तो उन्होंने कहा गुंजन सुनाएगा कुछ? मैंने कहा अच्छा। सुनाऊंगा। हम्म, तो मैंने लाल किले में सुनाया था कविता, पापा की कविता थी। हम्म, तो उन्होंने मुझे 10 रुपए, अरे नाम वाह। तो देखे तो उस समय 10 रुपए भी बहुत होते मैंने थे। कहा बहुत। उसके बाद फिर मैं कानपुर गया पापा के साथ एक कवि सम्मेलन में। वो वॉर जब वॉर हुई थी चाइना की, तो नेशनल डिफेंस फंड का बहुत जोर था। जी हाँ। तो उस वक्त पापा कविता सुना रहे थे, फिर हुआ कि एक नेहरू जी की तस्वीर थी, उस पर एक कवि थे, उन्होंने थोड़ा सा काटा, अपना फूल लगाया, उसका ऑक्शन कराया, अच्छा और जाने कितना पैसा इकट्ठा हो गया। लोग आते थे और अरे दे रहे थे नेशनल डिफेंस फंड। हम्म, उसमें गया, अलीगढ़ के कवि सम्मेलनों में गया, सब कुछ गया। मगर फिर वो ये था कि मुझे ये लगता था कि यार मुझे खुद लिखना चाहिए, तभी मैं जाऊं तो अच्छा है। yes. पापा की कब तक सुनाता रहूं? हम्म, तो पापा ने कहा कि भाई देखो तुम आना चाहते हो, इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो मेरा शौक गाने का था। मैं कोई भी गाना हो, किसी का गाना हो, एक बार मैं अगर सुनूंगा तो उसको मैं रिपीट कर दूंगा उसी अरे तरीके वाह, क्या से। बात ये उस वक्त मेरे में उस वक्त ये चीज थी। इसीलिए तो नहीं आपका नाम गुंजन पड़ा। हाँ, हाँ, बताइए हो हमें सकता है, कि आपका नाम गुंजन पड़ने के पीछे भी कोई एक कहानी हो है। सकता है, ये हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मुझ में था। तो मैंने 1 साल क्लासिकल भी सीखा, ओके, अच्छा और अच्छी तरीके से सीखा क्लासिकल। तो पापा ने कहा तुम आना चाहते हो तो आ जाओ इसमें। तो मैंने कहा पापा मैं तो लिखता नहीं हूँ। अच्छा कल एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 4-5 कविताएं लिख देता हूँ, हम्म, वो मैं कहीं नहीं पढ़ूंगा, अच्छा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी। ठीक तुम है। पढ़ो, अगर तुम पढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम लिखना शुरू कर दोगे, yes. बिल्कुल सही बात। क्योंकि आप जब करोगे उसमें डूबोगे तो लिख दोगे। Exactly. मैं नहीं बाबा, जब तक मैं अपने आप नहीं लिखूंगा मैं नहीं। कहना तुम सोच लो, क्योंकि इसमें स्ट्रगल बहुत है, इतना आसान नहीं है। हम्म, और वो एक बहुत चीज़ बहुत अच्छी कहते थे कि यहाँ पे जिसका भी सम्मान है, जो टॉप पे है ना, हाँ, उसका सम्मान होता है। yes, इसलिए जो भी बनो ना, फर्स्ट होनी चाहिए, right, तब तुम्हें लोग जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। yes, हाँ तो वो अपनी कहानी सुनाया करते थे। हाँ, अच्छा, उस पर मैंने फिर अभी क्या है बात को बताता हूँ। हम्म, तो हाई स्कूल थे पहले, वो एटा में पढ़ा करते थे। ओके, मेरे बाबा की डेथ जल्दी हो गई थी, तो वो पढ़ने के लिए गए थे एटा, उनकी बुआ का घर था, वहाँ पढ़ रहे थे। हम्म, तो स्कॉलरशिप लेना पड़ता था, नहीं तो फीस कैसे कोई जमा करेगा। तो एक बार उनका एक नंबर कम था, तो ये टीचर के पास गए कि मेरा नंबर बढ़ा दीजिए आप, नहीं तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हम्म, हम्म, मगर ना, स्कॉलरशिप तो मैं अपने पास से दूंगा, हाँ, मगर नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, अरे क्योंकि अगर नंबर बढ़ा दिया तो तुम आगे भी शॉर्टकट इस्तेमाल करोगे, वाह ऐसा नहीं करना है। कहने गोपाल, जो आदमी जिसके पास कोई साधन नहीं होता ना, हम्म, वो तभी टॉप पे जब रहेगा तभी उसको लोग पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। इसलिए तुम चोर बनना तो फर्स्ट क्लास, yes, जेब कतरे बनना तो फर्स्ट क्लास। सर एक कहावत है कि इट्स बेटर टू बी फर्स्ट इन हेल देन टू बी सेकंड इन अरे हेल, वाह। प्लीज, तो ये उन्होंने कहा, और पापा ने ये उसूल अपना बना लिया। अच्छा तो अभी भी उसके बाद वो हमेशा फर्स्ट आए, हमेशा। और लिखना जब शुरू किया तो आप लोग जानते हैं उन्होंने कि काफी संघर्ष भी किया, तो क्या संघर्ष। आपने वो संघर्ष देखा? नहीं, वो संघर्ष आपने मैंने बताया ना, मेरे पैदा होते ही काम शुरू हो गए। अच्छा शुरू हो गया। और फिल्म इंडस्ट्री में जब बहुत अच्छे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए, उसके बाद वो सब कुछ छोड़ करके अलीगढ़ चले गए, यही- जबकि उस समय वो टॉप पर थे। यही उनकी उसका खासियत- क्या कारण रहा? उसका खासियत यही थी पापा की कि उन्होंने किसी चीज से मोह नहीं किया, मोह नहीं किया, तभी ऋषि गीत ना गाते हैं। ना यश से, ना Yes. पैसे से। यस, अच्छा पैसा वो अपने ऊपर कम खर्च करते थे, दूसरे ऊपर जाता। यानी कितने परिवार उन्होंने पाले। जी बिल्कुल।
और कहते थे कि उन्हीं के शायद भाग से आता है, और कहते जितना मैं देता हूँ उतना मेरे उससे दुगना आता है। दुगना आ जाता है। कवि का हृदय वैसे भी है। आपके पास कोमल। वैसे कवि के साथ साथ मतलब ये भावना, और टॉप पर पहुंचकर तो आदमी उसमें वो जिसे कहते हैं यश तो एक दलदल है जिसमें फंसता या, जाता है, उसमें- लेकिन टॉप पर पहुंचकर सब कुछ छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर Yes. फिर अलीगढ़ की तरफ पलट जाना, हाँ। ये बहुत बड़ा नहीं, त्याग और तपस्या। उसमें बात ये थी कि पापा फिल्म में जो पहला फिल्म थी वो थी नई उम्र की नई फसल। नई उम्र की नई फसल, बिल्कुल। उसमें आर चंद्र जो थे भारत भूषण के भाई, और पहले तो मना भी कर दिया था उन्होंने उस फिल्म को हाँ, करने के हाँ, लिए, तो वो नहीं करना चाह रहे थे। नहीं करना चाह रहे थे। नहीं, भारत भूषण को लॉन्च नहीं कर रहे थे उसमें। उससे पहले बरसात की रात में तो भारत भूषण थे, इसमें वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे थे, अच्छा, आर चंद्र, आर चंद्रा जी, है ना। तो उन्होंने, राजीव नाम था उनका, उनको लॉन्च कर रहे थे। तो पापा को उन्होंने कहा कि आप कब तक लिखो, इसमें गीत लेना चाहता हूँ। पापा ने तो भैया मैं यहीं से भेज दूंगा, मैं आऊँगा नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक फिल्म में क्या होगा। हाँ। नई फिल्म में जो भी गीत थे वो पापा की कविताएं थी, जैसे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, हाँ। है ना? हाँ। देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, और आज की रात बड़ी शोर बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। यस। ये सारे पहले हाँ। लिखे हुए थे, कविताएं थी। या, उसको तो ये रोशन की खासियत थी कि उन्होंने उनको भी उन गानों को हाँ। म्यूजिक दिया। हाँ, हाँ, म्यूजिक हाँ। दिया। तो अब क्या था, उसके बाद तो फिल्मों में क्या होता था कि लोग कैसेट दे देते थे कि ये ट्यून है, इसके ऊपर आप वर्ड, उसके ऊपर, हाँ, तो वर्ड ऐसे लिखे जाते थे। तो इसीलिए पापा कहते थे कि ये विधा जो है बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए लोगों को जाके सीखना चाहिए। तो पापा का देखिए कवि सम्मेलन तो उनके चल ही रहे थे, वो टॉप पे थे, और वहाँ पे हुआ क्या कि एस.टी. बर्मन की डेथ हो गई। जी। एस.टी. बर्मन के साथ 5 पिक्चर हैं पापा की, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, गैम्बलर, और छुपा रुस्तम, और शर्मिली, जी। 5 पिक्चर हैं। शंकर जंक्शन के साथ 14 पिक्चर हैं। जी। उसमें जयकिशन की डेथ हो गई। हाँ। जयकिशन काफ़ी पापा से उसका Attached थे। टच में था, और शंकर तो ये अपने एस.टी. बर्मन तो बहुत ही ज़्यादा, और देवानंद बहुत ज़्यादा है। देवानंद की लास्ट पिक्चर तक पापा ने गाने लिखे, चार्जशीट आई थी उनकी, टाइम स्क्वायर आई थी, 2-1 गाने वो हमेशा जी। पापा से लिखवाते थे, और वो ये कहते थे कि नीरज मैं जब तक हूँ ना, मैं एक आध गाना तो तुम्हारा लूँगा ही लूँगा। तो उसके बाद उनको लगा कि अब यहाँ पे देखिए ग्रुपबाजी बहुत है, वहाँ पे पूरा सेट चलता है। यस। ये म्यूजिक डायरेक्टर है तो इसके साथ ये गीतकार जाएगा, गीतकार होगा, हीरो है वो कह देता है कि भैया ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो उस तरह चलता है। तो पापा ने कहा मुझे काम नहीं मांगना किसी से, सही बात। स्वाभिमान। मुझे अगर मिलेगा तो ठीक है, तो इसलिए अगर जिसको जरूरत होगी वो यहाँ आएगा, मैं लिख के दे दूँगा। तो गुटबाजी को छोड़कर अपने गुटबाजी स्वाभिमान को आगे बनाए रखा। स्वाभिमान को बनाए रखा, और आके फिर अपने कॉलेज में जाके फिर एक महीने गए और वहाँ से भी रिजाइन कर दिया, फिर फ्रीलांसर। तो उनको ये था कि ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं तो अपना, वो बहुत ही अजीब बात करते थे, अगर यार कुछ नहीं होगा ना, मैं टाइपिस्ट कितना अच्छा मालूम है तेरे को? मुझे 7 उनकी स्पीड 70 थी, हाँ, बहुत अच्छे क्योंकि typist शुरू में है। टाइपिस्ट रहे ना, टाइपिस्ट शुरू में रहे। नौकरी अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं थी, तो घर का खर्चा कराने के बहुत लिए संघर्ष किया है, वो बहुत अपनी संघर्ष। टाइप राइटर की जो मशीन थी किसी से उधार किराए पे लेते थे, कोई किराए पे टाइपिंग सिखाता था ना, उससे लेके अच्छा। कचहरी जाते थे, वहाँ टाइप करते थे पूरे दिन, रात शाम को उनको देके आते थे, और उसका 1/4 उनको देना पड़ता उनको था, भी देना पड़ता था। और अच्छा। बाकी से खर्चा चलाते। तो बहुत ज्यादा संघर्ष किया है अपने भाइयों को भी पालना। हाँ। सारे नहीं, भाइयों और को। मैं कहती हूँ कि अगर किसी को अपने किसी भी फील्ड में, केवल साहित्य के में ही नहीं, जीवन के भी किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि हमारे गीतकार गोपाल दास, नीरज जी उनके आदर्श बन सकते हैं। Definitely. क्योंकि उन्होंने अपने आर्थिक स्रोत एकत्र करने में भी बहुत संघर्ष किया, अपने परिवार को पालने में भी। ये तो फिर उनकी खुशकिस्मती थी कि मिलन प्रभात जी उनके जीवन में आए और दुनिया पूरी उनकी और मुझे बदल लगता गई। है कि जो एक अच्छा कवि और एक अच्छा शायर है, तो उसके पीछे एक कसक होती है बिल्कुल। अच्छी शायरी लिखने के लिए। तो वो कसक उनके जीवन में थी जो उन्हें इतना अच्छा लिखवा पाई।
उसमें क्या था, देखिए कि मैंने पापा के ऊपर किताब लिखी है, जी वो पेंगुइन से छपी है, जी कारवां, नीरज की यादों का कारवां। तो उसमें पूरा उनके बचपन से लेके मेरे उनकी डेथ तक मैंने सारा लिखा है। तो उसमें जो उनके संघर्ष थे वो जी। लिखे हैं कि कैसे संघर्ष किया उन्होंने फिल्म लाइन में, उन्होंने कैसे किया, कैसे अपने को स्थापित किया, कैसे मकान बनाने में, कैसे शुरू में कैसे मकान बनते थे, आप सही सोचो। बात है, वो बहुत कैसे मुश्किल कैसे था। संघर्ष करके मकान बनाया, कहीं पर भी स्वाभिमान की बात आई तो लड़ाई लड़नी नहीं करना, लोगों की मदद कैसे की, फिर नई नई विधा सीखने के लिए ज्योतिष सीखी, तो ज्योतिष में प्रकांड, ज्योतिष में वो कह दें कि अगर ये देखो ऐसा होने वाला है तो वो होता था। अच्छा मतलब चंद्रा स्वामी ने उनको बुलाया कि भैया मेरी देख के बताओ। क्या बात है। जब वो लक्ष्मण महल का वो केस चल रहा था तब चंद्रा स्वामी ने बुलाया था। मतलब शिक्षक, गीतकार, तो फिर ये ज्योतिषी विद्या, ज्योतिषी विद्या, इतनी विधाएं। तो फिर बात को ये था कि अध्यात्म पे बहुत था। अध्यात्म। अगर वो बोलना शुरू करें तो आपको लगता नहीं था कि उनकी कविताएं भी तो जीवन दर्शन हाँ, और यार, प्रेम से भरी हुई भरी हैं। हुई है। जैसे वो चुप रहो तो अनुभूति बोले। हाँ। तो एक आप अपना आनंद पहले का द्वार मनपसंद नीरज जी का ही खुलता नहीं, गीत बात सुनाइए हमें। ये सुना देता हूँ। नीरज जी का जो आपका फेवरेट हो। फेवरेट तो बहुत सारे हैं। सारे ही हैं, ये तो बात ठीक है। हाँ, बिल्कुल। प्रेम के पुजारी, प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। ओ प्रेम के पुजारी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीं जिसकी दुनिया दीवानी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीं जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी, प्रेम के पुजारी, प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी। ओ प्रेम के पुजारी। बहुत वाह, बहुत इतना खूबसूरत गीत है, उतनी ही अच्छी आपने या। गायकी में एस.डी. दिखाई। बर्मन और हाँ। नीरज जी का बहुत समावेश है। जो है वो वो आपके इस याद गीत से बिल्कुल। यादगार हुआ। और कुछ उनके पुरस्कारों के विषय में भी बताइए, क्योंकि वे अकेले एक ऐसे कवि हैं जिनको 3 बार फिल्म फेयर और सरकार ने भी 2 बार, एक बार पद्म भूषण और एक श्री पद्म भूषण। श्री पद्म। तो आप थोड़ा उनके पुरस्कार की, आप उस समय उस आनंद को अनुभूत करने के लिए वो उनके हम साथ थे? अनुभूति नहीं कर पाए, हम उनके साथ नहीं थे, साथ नहीं थे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ उनका बिल्कुल ही अलग ही हाँ। वो था, रहन सहन और वो अपना अंदाज था। पद्म श्री जब मिला था 92 की बात, 97, हमारी मदर इन लॉ गई थी उसमें। तो उसमें मेरी माँ गई, अच्छा। मेरी माँ सावित्री देवी वो गई, तो उनको बताया गया था भाई आप ऐसे पहन के जाओगे, ऐसे चलना है वहाँ, ऐसे बैठना है। प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा, तो वो गई थी। पद्म भूषण में पापा गए नहीं, गए ही नहीं थे। और कहा यार घर पे बिंदु मैं नहीं आ रहा, अरे, अरे वो गए नहीं थे। पद्म भूषण के लिए फिर डीएम आया था घर, वो अच्छा ओहो। फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो उसकी भी कहानी है। हाँ, 3 बार मिला है। नहीं, उनका नॉमिनेशन तो 5 बार हुआ, अच्छा 3 होते थे नॉमिनेट ना, उसमें जी। 5 बार हुआ, अच्छा मगर मिला एक बार। अच्छा उनका मिला है 69 में, मगर लोगों में भ्रांति है कि 3। 3 बार का। मैं उसको बोलता नहीं किसी के सामने, जी। भाई अगर कोई कह रहा तो ठीक है। हाँ, सही बात। क्या उनको बोलूं? मिला था चंदा और बिजली के चंदा गाने और में। बिजली में मिला ताल था। का पहिया ओके। मेरे भैया। पर जहाँ भी पढ़ो तो 3 ही बार 3 पढ़ने को बार, मिलता है। ये है क्योंकि उनका नॉमिनेशन 3 बार था। प्रेम पुजारी के लिए था, शर्मिली के लिए था,
मेरा नाम जोकर के लिए था। हाँ वो गाना वो कितना अच्छा लिखा। ए भाई जरा देख हाँ, के चलो, ये गाना कितना वो बहुत अच्छा था। सही। तो और उनको एक गीत दिया गया था कि इसकी तर्ज पर ये वाला। नहीं, इसमें कहानी हाँ। बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा। बहुत ही डिफरेंट है। इसमें हुआ क्या था कि राज कपूर ने कहा कि नीरज जी आपको गीत लिखना है मेरा नाम जोकर का, और मेरा नाम जोकर पे जोकर के ऊपर लिखना है। हम्म, तो पापा ने कहा कि यार जोकर के ऊपर क्या गीत होगा, हम्म, भाई जोकर तो क्या करता है, हाँ। वो तो हंसाता है लोगों को, वो कोई गीत थोड़ी गाता है। यस बिल्कुल जब तो गीत होगी ना गजल होगा ना रुबाई होगी ना मुक्तक होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहना यार मैं नहीं जानता, आपको लिखना है। बोला, ठीक है। तो ये लोग गए पूना, राज कपूर पापा पूना गए, वहाँ उनका फार्म हाउस है राज कपूर का, वहाँ बैठे खाना पीना होता रहा। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन पापा ने कहा कि मेरे दिमाग में ये आया है, तो सुनाया पापा ने, भाई जरा देख के चलो आगे मेरी पीछे विदाई नहीं। ये उनकी एक बहुत पुरानी कविता थी, राजपथ का पथ। हाँ। अच्छा उसकी जो वर्ष थे वो अलग थे, जी जी वो अलग थे, क्योंकि ये सर्कस के ऊपर लिखना है। जी हाँ तो पापा ने सुनाया उनको भी, भाई जरा देख के चलो। तो राजकपूर ने कहा यार बिल्कुल ठीक है, ये चलेगा, और इसको चलो अब चलते हैं, और शंकर जयकिशन से कहते हैं कि इसकी ट्यून बनाओ। अब शंकर जयकिशन के पास गए तो कहने लगे यार मैं क्या ट्यून बनाऊँ इसकी, तो फ्री वर्सेस है, इसमें क्या ट्यून बनेगी, मैं तो नहीं बोल, तो इसको छोड़ो आप दूसरा कोई गाना लिखो। तो राजकपूर का नहीं, गाना तो ही रहेगा, आप बताओ आप कैसे गाते हो। तो पापा ने गा के बताया अच्छा कि मैं अगर कविता करता हूँ तो ऐसे गाता हूँ इसको। तब शंकर ने इसकी ट्यून बनाई। क्या बात। और इतनी अच्छी एक्टिंग की इतनी राज अच्छी। कपूर ने कि या, वो या। गाना सबकी जुबान पे सबकी जुबान पे। सबकी और जुबान पर और छा गया वो बिल्कुल। अब आप ये देखो ना कि रिक्शा वाला कहता है ए भाई यार देख के चलो, हाँ, इतना पॉपुलर हो गया ना कि वो एक Yes. फ्रेज बन गया कि वो कहीं पे भी आप उसको कर सकते देखो सर, यहाँ पे राज कपूर के लिए भी 2 शब्द कहने में हम नहीं चूकेंगे बिल्कुल। कि उस आदमी की इनसाइट इतनी गहरी रहती थी बिल्कुल। कि अगर कोई गीत के ऊपर वो अड़ रहे हैं तो वो समझते थे कि भाई ये आम जनता उसको पसंद करेगी। कैसे स्वीकार करेगी, कैसे पसंद बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल। ऐसे कई और भी इंसिडेंट्स हैं जिसमें राज कपूर ने अड़ के गीतों अड़ के को करवाया है। जी हाँ और तीसरी कसम जब फिल्म आई है या, उसमें 1 रुपया उन्होंने लिया है। हाँ। 1 रुपया कि मैं सारा पैसा एडवांस लूंगा, और 1 रुपया लिया था बस उस पूरी फिल्म का। और उस वक्त वो एशिया के सबसे बड़े शोमैन कहलाते। यस यस लेकिन वो कहते हैं कि वो जो गाड़ीवान हीरामन था, हाँ उस पर राज कपूर हावी नहीं हुआ, बल्कि राज कपूर पर हीरामन हावी। हाँ। तो ये एक बिल्कुल बिल्कुल करेक्टर की बहुत बड़ी बहुत achievement अच्छा है। एनालिसिस करा आपने इस बात को लेके, क्योंकि बहुत क्लोजली जो लोग इस तरह की फिल्मों को ऑब्जर्व करते हैं वही सिर्फ इसी तरीके की ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं। देखिए बहुत पुराने जो लोग थे ना उनको म्यूजिक की अकल थी, Yes. समझते थे, Yes. वर्ड समझते थे। हाँ हाँ। देवानंद, पहली पिक्चर देवानंद की जो प्रेम पुजारी मिली थी पापा को, यस उसमें क्या था कि स्क्रीन पे उसने लिखा था कि देवानंद इज लॉन्चिंग अ न्यू फिल्म एंड ही वुड लाइक टू हैव अ न्यू राइटर फॉर दैट। पापा ने उसको लेटर लिख दिया, ओके क्योंकि पापा को उसने सुना था मावलंकर हॉल वहाँ पे, तो उसने कहा था कि नीरज वी विल वर्क टुगेदर सम टाइम। तो पापा ने कहा भाई मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, आपने एक बात चलो आ जाओ, ओके टिकट भेज रहा हूँ, आ जाओ। और पहुँच गए। अब SG-11 से कहा अरे कहाँ का आपने बुला लिया यार, वो थोड़ी कुछ लिख पाएंगे फिल्म की, कभी है वो अलीगढ़, उसको छोड़ो। तो उन्होंने कहा भाई बुलाया है उसको, रिटर्न टिकट जो कोई रही मैं भेज दूंगा उसको वापस, मगर एक बार उसको बताओ तो क्या। अच्छा बुलाया, भाई देखो मुझे पहला वर्ड चाहिए रंगीला, हाँ, कितना अच्छा गाना है। रंगीला पहला वर्ड चाहिए, और शराब वगैरह का कहीं जिक्र नहीं, दाम पैमाना है कुछ नहीं आना कुछ चाहिए, नहीं आना चाहिए। और सिचुएशन ये है, और म्यूजिक इस तरह का होगा। बोला, ठीक है। नेक्स्ट डे देवानंद पापा ने कहा कि वो तुम्हारे लिख लिया रात को, कहले इतनी जल्दी लिख लिया, कहले यार पहले मेरे को सुनाओ, नहीं तो अगर उसने SG-11 ने एक बार दादा ने कह दिया नहीं तो फिर तुम्हारी टिकट चली जाएगी, वापस आना पड़ेगा। तो देवानंद के पास गया, देवानंद सुना कहना हाँ यार अच्छा है चलते हैं। गए भाई रंगीला,
अपने अच्छा देवानंद ये जो एस टी बर्मन थे बहुत ही सिंपल आदमी, बहुत ही सिंपल। जी अपना वो बड़ा सा पहन के बनियान पर डाल के और वो अपने हारमोनियम पे बाटो सुना कहना हाँ ठीक है। फिर कहने हाँ यार अब तो मेरे पास आके बैठा और जो गाने हैं उनकी अपन वो करते हैं। उसके बाद 5 पिक्चरें एस टी बर्मन के साथ की। यस और सबसे बड़ी बात क्या थी एस टी बर्मन की कि वो खाने पे किसी को घर पे नहीं बुलाते, अच्छा किसी को नहीं बुलाते। वो पापा को कहते थे आजा वो मीरा ने बनाया है कुछ तो आजा। अच्छा तो लोग कहते थे यार मीरा जी क्या आपने जादू कर दिया हमको। इन्हीं 5 फिल्मों में उनके सॉन्ग्स इतने टिल्टिंग सॉन्ग्स रहे हैं कि उनका मुकाबला नहीं। बहुत ही संगीतमय और उसमें रोमांस भी झलकता है। और उनकी ये खासियत थी कि वो उर्दू के शब्दों का ना प्रयोग करके हिंदी में हिंदी उनको में, इतना अच्छा yes, लगा yes. कि पहली बार फिल्मी दुनिया को पता चला कि शुद्ध हिंदी में इतने अच्छे कितने गाने अच्छे Exactly. और सरल, बिल्कुल सरल सरल। ये और जैसे जो कि प्रेम पुजारी का होता ना फूलों के रंग से दिल्ली पे हाँ इतना मंदिर इतना 2 कार्यक्रम करवाते हैं उनके विषय में बताइए कुछ अपने हाँ पिताजी उसके की बाद स्मृति में। हाँ, पापा का उसके बाद हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट। उसमें हम एक तो पापा की बर्थडे 4 जनवरी जी उसमें एक प्रोग्राम करते हैं और एक 19 जुलाई जो उनका प्रयाण दिवस है उस दिन एक प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें कवियों को बुलाते हैं या फिर बच्चों को बुला के वो पापा के उस पर सुनाते हैं या कविताएं अपनी सुनाएं। तो नए लोगों को प्रोत्साहन देने का ही काम करते और हैं। कुछ हमने उनके नाम की स्कॉलरशिप भी कर दी है अपनी मदर किन इन क्षेत्रों में? हाँ। किन वो क्षेत्रों के स्कूल लिए? जो है गीतकारों के लिए? नहीं नहीं नहीं। ये बच्चों बच्चों के बच्चों के स्कूल नीडी के लिए बहुत अच्छा काम है क्योंकि वो जितना आजीवन दूसरों के लिए करते रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने सब बहुत सिंपल लिविंग था उनका। आप देखकर कोई हाँ अंदाज भी नहीं लगाते। हम लोग कई इतने बड़े बड़े लोग उनके कि पास आते तस्वीरों थे। में मैं देखती हूँ तो वो अपनी वेशभूषा में भी सिंपल ही Yes. नजर आते हैं और गीत और उन सब में तो हम देखते ही हैं। तो गुंजन जी अपने श्रोताओं से विदाई लेने से पहले हम आपके स्वर में आपका कोई गीत, आपकी कोई गजल, कोई नज्म। ऐसा ऐसा कोई मैंने कुछ मुक्तक। नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं 2-4 मैंने। पंक्तियाँ मुझे भी सुनाई दी, आपने Yes. सुना हाँ दी। वो वही सुना देता हूँ मगर वो मैं ऐसा कुछ लिखा नहीं। मैं कहानियाँ भी लिख लेता हूँ थोड़ी बहुत, कुछ जो दिमाग में आता है लिख देता हूँ मगर ऐसा मैंने लिखते सीरियसली हैं और कुछ काफी नहीं किया। गहरा लिखते हैं लेकिन बस वो उतना वो- वो देखते होंगे ना कि पिताजी वहां थे Yes. तो इसलिए वो अपने उसको ये स्वीकार आप- नहीं कर ये पाते शकुंतला शायद। जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिलाप होगा बिल्कुल। यकीनन उसका कद तुमसे तुमसे बड़ा बड़ा होगा। होगा। वाह, बिल्कुल ये सही। बड़े कद के लोग बड़े ऐसे ही कद के करते लोग हैं। ऐसे ही होते हैं। चलिए नहीं, वो कंपैरिजन होता है ना। देखिए हाँ। बड़ी सीधी सी बात है। मैं कोई भी चीज़ लिखूँ ना तो फिर मैं सोचता हूँ पापा ने यार ऐसा लिखा है, मैं क्या यार क्या ये तो कुछ भी नहीं है यार। मैं जो इतना अच्छा गाता है वो कितना अच्छा लिखता है। 4th डेथ एनिवर्सरी पर हमने किया अच्छा। था। इन्होंने जो पापा के जी हाँ। लिखनी उनके सामने शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा और मन था कि वही इसका वो करेंगे विमोचन, पर बीच में फिर इनकी रह गई थी। ओके, तो गुंजन जी अब तो वो पुस्तक हाँ वो ऐसा- रिलीज हो गई है। हम किसी दिन मैम आपसे गुजारिश करेंगे क्योंकि आप यही हैं गुड़गांव में, जरूर तो उस पुस्तक पर हम विशेष चर्चा चर्चा करेंगे। ठीक है सर? ठीक है। चल इसमें ऐसी मैंने कुछ लिखा था हाँ जी जी हाँ कल जो आपको सुनाया था। स्वागत है। मेरा दुख दर्द आज किसी और से साझा हो जाए, हम्म, मेरा ये दर्द तो फिर खुद से ही आधा हो जाए। वाह क्या बात क्या है। बात, बहुत अच्छा। कल ऐसी दुश्मनों की तलाश करते हुए कितने ही दोस्त बनाए मैंने। वाह, कितने दुश्मनों बड़े की बात। तलाश करते हुए कितने ही दोस्त बनाए मैंने। बहुत। बहुत खूब। मैं क्यों जाऊं मंदिर मस्जिद, मैं क्यों जाऊं गुरुद्वारा, मेरे तो मंदिर मस्जिद एक शहीद का चौबारा। क्या वाह बात, क्या क्या बात है। बहुत ऐसे ही कुछ नहीं दिख रहा है हाँ, हमें, बिल्कुल yes. दिख रहा है कि आपके सर पिता आपके की इस उस पर मैं आपको एक और सुना दूं। हाँ प्लीज। प्यार मोहब्बत से बड़ा और न कोई धर्म,
इसको अपनाने में तुम्हें क्यों आती है शर्म। वाह क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको सुना मैं इसी कनोटेशन पर जी। एक दो बात कहना चाहता हूँ कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा क्या बात है, वाह, कौन वाह। सी मस्जिद में बहुत किसने कितना गहरा अर्थ लिए हुए। आगे एक और अर्ज है सारे कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं नहीं मिलते। वाह, वाह, मिलते, वाह। वरना ताउमर करना उसके ताउमर उसके इशारे। इशारे। तो बिल्कुल सच और गहरी बात। जी जी बहुत सुंदर। पापा की एक थी, जी। बिजलियों से सलाम लेता हूँ, यस यस आई सुना हुआ रिमेम्बर। होगा। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, हम्म, मौत भी थम जाती है एक पल के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता वाह, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। एक वो बड़ा वो था, आज भी होती हैं उसके लिए कलियां पागल, हम्म, कुछ तो बात है नीरज के गुनगुनाने में, क्या बिल्कुल। बिल्कुल तुमको लग जाएंगी सदियां। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, हाँ, तुमको लग जाएंगी सदियां। ये तो बहुत ही उनकी प्रसिद्ध। एक आध्यात्म में था, हाँ, तन से भारी सांस है इसे समझ लो खूब, हम्म, तन से भारी सांस है इसे समझ लो खूब, मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाता डूब। वाह क्या बात है। बहुत अच्छा। पापा की मुझे हाँ, हर पल को जियो, आखिरी पल जान, हम्म, आखिरी पल कौन सका है जान। क्या सही बात, बात। बहुत अच्छा। क्या फलसफा है, हाँ, देखिए चार जीवन की पंक्ति। सच्चाई। Yes, अगर ऐसा हो जाए हम्म, तो फिर तो कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई विषाद नहीं है, कहीं कोई कटुता नहीं है। yes. सारी तो साथियों, मैं आपको चलते चलते इनकी तरफ से एक ऐसा मैसेज जो एक पुत्र होने के नाते इन्होंने नीरज जैसे महाकवि के माध्यम से सीखा, वो हमारे से साझा करें। और यही गुजारिश मैं रंजना जी से भी करना चाहूँगा। तो सर पहले आप ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि आपके फादर साहब ने आपको जीवन में दिया है। जी वो एक तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो शेक्सपियर ने कही थी बात, तो वो मुझे समझाते थे बहुत ज़्यादा। जी वो ये कहते थे कि देखो यार, तुम्हारी दोस्ती किसी से अगर ना, तो उसको उधार उतना देना जितना तुम हजम कर लो। क्या बात, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर तुमने उससे मांगा तो तुम्हारी दोस्ती भी जाएगी, Yes. तुम्हारा पैसा भी जाएगा। Yes, yes. जब मैं नौकरी करने जा रहा था तब उन्होंने मुझे ये समझाया था हाँ, कि ये अपने गांठ में बांध लो, हाँ। ये चीज़ ऐसी है। और दो देने को उन्होंने कभी ये नहीं कहा, वो कहते जितना तुम दे सकते हो दो, Yes. जितनी तुम सहायता करोगे अच्छा है, कहीं ना कहीं से दुआएं मिलती हैं। क्योंकि मैं देखता था कि वो हर एक को खुले हाथ से, हमारे घर में एक काम करने वाली थी, वो पहले हमारे घर में ही रहती थी, माँ जब तक थी तो वो आती थी, घर का काम कर आके चली जाती थी। उसके बाद बूढ़ी हो गई तो थोड़ी दूर पे जाके रहने लगी, तो उसका पापा ने बांध दिया कि तेरी पेंशन, तो तेरे को 200 रुपये मैंने तू आके अपने ले जाएगा। तो वो आती थी अपने 200 रुपये मैंने लेके जा, काम कुछ नहीं हुआ, तू आ जा ले जा। अब वो क्या करती थी, 4-5 महीने नहीं आएगी, फिर आएगी, बाबूजी वो 6 महीने हो गए, सरकारी पेंशन हो गई उसकी। पापा ना 6 महीने तो नहीं, फिर वो 4, अच्छा उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी, फ़ोन नंबर सारे उनको याद रहते थे। ओरली याद रहता है। कविताएं उनसे आप जो 56 में लिखी उन्होंने, वो अगर आप एक लाइन बोलेंगे सुना देते, इतना उनको याद था। कहता ना वह नहीं बाबूजी मैं सही कह रही हूँ, ना मैं तो नहीं, बैठी रहेगी। पापा अपने जाके अंदर
लेट जाएंगे। उनका था कि वो एक पलंग था उस पर आपको जाके आराम से थोड़ी देर पहले मुझे वो है कि चली गई, मैंने बैठ अच्छा आ जा अंदर आ, देख भैया तेरे 4 महीने थे, 4 महीने कर लिया तू जा, रिक्शे के पैसे और ले ले। मतलब इस तरीके से तो उनका इस तरह था कि गलत बात मानेंगे नहीं और जो कहा है वो करेंगे। तो वही मैंने सीखा है कि जितना आप हाथ यूं रखो तो ऊपर वाला यूं रखता है। बहुत खूबसूरत बात। तो रंजना जी, आपसे भी हम सुनना चाहेंगे कि आपको भी उनका संदिग्धता का हस्त मिला और बहुत साल आपने उनके साथ गुजारे। आप ऐसा कोई लेसन जो आपने उनसे सीखा और आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? उन्होंने कि अपना फर्ज पूरा करो जी, अपने जो भी अपना फर्ज है, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रहा है कोई, पर तुम्हारा जो फर्ज है वो तुम्हें पूरा करना है जी, और दिखावे की जिंदगी मत जियो, सादा जीवन रखो जी। जी। जी, जो उन्होंने अपने हाँ। जीवन में अपनाए वही सिद्धांत आप लोगों को दिए और सिखाए। यस, और अपनी ड्यूटी आपको पूरी करनी है वो। यस। तो श्रोताओं, ये थी नीरज जी से संबंधित बातचीत और इधर गुंजन जी ने और रंजना जी ने अपने अपने ढंग से अपनी बात को रखा। हमारे साथ हमारे बहुत से साथियों ने हमारी मदद की और मैं शकुंतला जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी ही आप इनके द्वारा लिखित पुस्तक के साथ हमारे साथ पुनः स्टूडियो में आएंगे और उसके ऊपर ही हम ऐसी विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए हम विदाई चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। सर।